Hello students, my name is Station and we start a new topic capacitance of conductor. What is the mean of capacitance? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे. Capacitance related to the capacity. Capacity किस चीज़ की? Capacity चार्ज को रिसीव करने की. तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग चार्ज बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस. यानी किसी भी कंडक्टर की चार्ज को रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है वो कंडक्टर कहलाता है. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, बकेट लेते हैं, उस बकेट को हम किसी एक नल के नीचे लगाते हैं और नल को ऑन करते हैं. नल को जब हमने ऑन किया, टैप को ऑन किया, टैप ऑन करते ही पानी धीरे धीरे बकेट के अंदर जाता जाता है. तो पानी का लेवल क्या होता जाता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है. सिमिलरली व्हेन यू गिव द चार्ज टू अ कंडक्टर, तो कंडक्टर को जब आप चार्ज देंगे तो चार्ज देने से उस कंडक्टर में लेवल किसका बढ़ेगा? पोटेंशियल का. दैट मीन्स व्हेन यू गिव द Q देन V इज इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सीधा सीधा व्हेन यू गिविंग द चार्ज टू अ कंडक्टर देन इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि Q is directly proportional to the V, and when you give the charge then potential is also increases, and when we remove this proportional sign then we get CV. Then this C is called the proportionality constant and this C is called the capacitance. इसको हम नाम देते हैं capacitance of conductor. This is capacitance of conductor. This is the C is the proportionality constant. This is capacitance of conductor. और ये capacitance of conductor किस पे डिपेंड करता है? देखिए, अब आप किसी को चार्ज देंगे, बकेट जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा पानी आएगा. उसी तरह से कंडक्टर की साइज, उसका एरिया जितना बड़ा होगा उतना चार्ज उसके अंदर आएगा. जितना चार्ज अंदर आएगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो यानी यहाँ पर जो C की वैल्यू है, ये C की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? ये C की वैल्यू डिपेंड करेगी शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. ओके, एक साथ साथ ये किस पर डिपेंड करेगी? इट्स डिपेंड्स ऑन द नैपरिंग मीडियम, कि उसके पास में नैपरिंग मीडियम कौन सा है, उसके पास में कोई कंडक्टर रखा हुआ है या कोई इंसुलेटर रखा हुआ है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा. तो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ये, साइज पे, शेप पे और नैपरिंग मीडियम पे. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बाय इक्वेशन 1 C की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो C इक्वल्स क्या आ रहा है? Q बाई V. हम कह रहे हैं Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, तो दोनों अगर साथ साथ इंक्रीज होंगे तो C ऑलवेज क्या आएगा? कांस्टेंट. दैट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा? तो यहाँ अगर हम इफ V इक्वल्स ले लिया 1 वोल्ट देन C इक्वल्स क्या हो गया? Q. ठीक है, तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, अब यहाँ से डेफिनेशन बना रहे हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ चार्ज which increases the potential difference by 1 volt. Again, the capacitance of the conductor is equals to the amount of charge which increases the potential by 1 volt. Okay, now अगर हम यहाँ पर इन दोनों के प्रोपोर्शनल साइन में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है. देन ग्राफ हमने प्लॉट किया, दिस इज आपका V and this is Q. Then this graph is this one and this angle is theta. थीटा क्या है यहाँ पर? स्लोप एंगल, इसको बोलते हैं स्लोप. तो किसी भी ग्राफ का जब स्लोप निकाला जाता है, स्लोप हमेशा किस फॉर्म में निकलता है? tan थीटा की फॉर्म में. तो m स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से. तो स्मॉल m इक्वल्स टू tan थीटा. tan थीटा इक्वल्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर तो कौन है? दिस साइड, एंड बेस कौन है? दिस. तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? q बाय v. और q बाय v की वैल्यू क्या है? c. यानी अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं Q और V के बीच में, तो उस Q और V के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस के इक्वल होगा. गॉट इट? तो अब यहाँ पर जब हम कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? Q इज द चार्ज, कूलम एंड वोल्ट. तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी? कूलम वोल्ट. या फिर एक यूनिट और होती है इसकी फैराड, कूलम पर वोल्ट या फिर फैराड. दिस इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस. तो अब जब यहाँ पर हम फैराड को डिफाइन करें तो फैराड को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिएगा, दिस इज V नो C इक्वल्स Q बाय V. देन 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट. ओके, देन 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट. कैसे डेफिनेशन बनाएंगे? कि बाय गिविंग द 1 कूलम चार्ज टू एनी कंडक्टर, its potential difference increases by 1 volt, then its capacitance is 1 farad.
Okay, again, by giving 1 coulomb charge of any conductor, if its potential difference increases by 1 volt, then its capacitance is 1 farad. So this is the definition of the 1 farad. Okay, अब यहाँ पर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं यहाँ से C by V से, तो C is the charge, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है A1T1, C कूलाम है ना, कूलाम का यूनिट क्या, कूलाम किसका यूनिट है, चार्ज का, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है A1T1, क्योंकि Q इक्वल्स IT होता है, I is the current, T is the time, तो A1T1 अपॉन वोल्ट, वोल्ट इज द पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका M1 L2 T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा M-1 L-2 T4 A2, this one, this is the dimension of the farad and this is the dimension of capacitance, बहुत हम दोनों ही कह सकते हैं, इसमें कैपेसिटेंस की भी ये डायमेंशन है और फैरड जो है इसका यूनिट है उसकी भी हम इसे डायमेंशन कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, फर्स्ट थिंग साइज शेप, ठीक है, सेकंड थिंग उसके पास का मीडियम, थर्ड थिंग द कंडक्टर एनोदर कंडक्टर विच आर रिसाइड नियरेस्ट टू इट। तो इन 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो इन 3 चीज़ों पर ये कैसे डिपेंड करता है इसको हम थोड़ा सा समझें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। तो डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब एरिया ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि जैसे जैसे वी इंक्रीजेस द एरिया ऑफ ए कंडक्टर, या जैसे ये एक कंडक्टर, दिस वन, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये, इन तीनों केसेस के अंदर जो चार्ज रिसाइड होगा, जो चार्ज आएगा वो चार्ज किस पर ज्यादा आएगा, तो वो चार्ज इस पर ज्यादा आएगा। और अगर चार्ज इस पर ज्यादा आएगा देन इस कंडीशन में इसका V इनके V से ग्रेटर होगा। चार्ज इस पर ज्यादा आएगा तो इनका V इन सबके V से ग्रेटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वो चार्ज को गेन करेगा, और जितना ज्यादा वो चार्ज को गेन करेगा उतना वो पोटेंशियल को गेन करेगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल वो इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है आपका प्रेजेंस ऑफ एनोदर कंडक्टर, तो देखते हैं। सेकंड थिंग है प्रेजेंस ऑफ एनोदर कंडक्टर। अब प्रेजेंस ऑफ एनोदर कंडक्टर की हम बात करते हैं तो यहां पर हम ये कहते हैं जैसे मैंने यहां पर एक प्लेट ले ली, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट मैंने यहाँ रखी तो क्या होगा, चैप्टर 1 में पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से इसके अंदर वाली प्लेट पर तो नेगेटिव आ जाएगा और बाहर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चला जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव और बाहर आ गया आपका पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर अब होगा क्या समझिएगा, ये अंदर वाला चार्ज तो इसे रिपेल करेगा यानी पास लाएगा, और ये अंदर वाला चार्ज तो इसे अट्रैक्ट करेगा यानी पास लाएगा, बाहर वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा यानी दूर ले जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था, अब एक मिनट और, कि यहाँ पर अगर मैं इस कैपेसिटर के बीच में या इस प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। इसका मतलब ई तो क्या चल रहा है तुम्हारा कांस्टेंट, ई तो ऑलवेज क्या चल रहा है कांस्टेंट। हम क्या जानते हैं ई के बारे में, ई इक्वल्स टू होता है v by d वोल्ट पर मीटर। ये फॉर्मूला कहां से आया, v by d वोल्ट पर मीटर। यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो E इक्वल्स टू हो गया v by d, यहां से v इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा ed। अब E तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, d के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको C बढ़ाना है, अगर आपको C बढ़ाना है तो V को कम करना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ओके, तो V कम कब होगा, जब डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कम कब होगी,
जब ये अंदर वाला चार्ज यहाँ पर बचा रहेगा, बाहर वाला हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये इनर चार्ज है, ये इनर चार्ज क्या करेगा, इनर चार्ज उसकी डिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो जो बाहर वाला चार्ज है उसे हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करते ही सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो इस तरह से जो एनोदर कंडक्टर है वो भी क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का काम करता है। ओके, तीसरा है आपका नेबरिंग मीडियम। थर्ड वन इज द नेबरिंग मीडियम। तो नेबरिंग मीडियम में हम क्या कहते हैं कि अगर कैपेसिटर का कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C है, कोई भी कंडक्टर आपको दे दिया जिसका कैपेसिटेंस C है और वो एयर में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है, एयर में। अब उसको उठाया और एक एनोदर मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन R, वो प्रेजेंट है। तो फिर उस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस हम देखते हैं, देखो C इक्वल्स क्या जानते हैं हम, Q/V, ये होता है, ठीक है। अब CM किसके लिए ले रहे हैं, मीडियम के लिए, तो Q/Vm पोटेंशियल किसका हो जाएगा, मीडियम का हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो C/Cm लेंगे अगर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये Vm/V, ठीक है, Vm/V हो गया। तो इस कंडीशन में C/Cm, अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो Vm को क्या लिख सकते हैं हम, V/εr, पढ़ रखा है ये चीज हमने कि जो मीडियम का पोटेंशियल होता है वो एयर के पोटेंशियल से 1/εr टाइम कम होता है। तो Vm की वैल्यू क्या होगी, V/εr, यहाँ V से V कैंसिल, तो Cm इक्वल्स क्या आ गया, C/εr। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एयर का कैपेसिटेंस है और जो मीडियम का कैपेसिटेंस है उनमें रिलेशन क्या होता है कि मीडियम का कैपेसिटेंस एयर के कैपेसिटेंस का εr टाइम्स होता है, ये इनमें रिलेशन होता है। ओके बेटा, थैंक यू।